नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से दोस्तों हम पर्यावरण अध्ययन हुआ, बाल विकास हुआ, हिंदी हुआ या जो भी सब्जेक्ट होते हैं सीटेट और यूपीटेट में, उनको हम सिलेबस के आधार पर अध्याय वाइज आपको पढ़ाएंगे। ये अध्याय 1 है जिसमें परिवार एवं मित्र के आपको 68 प्रश्न मिलेंगे, 68 क्वेश्चन से मिलेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और मेरे को जहाँ तक लगता है इनसे अलग नहीं जाएंगे। 68 प्रश्न लिए गए हैं, सभी का विश्लेषण करके दोस्तों 68 प्रश्न लिए गए हैं और इनमें कुछ प्रश्न रिपीट भी हैं जो कि ज़्यादातर पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हमने डबल से लिया है ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर 68 प्रश्न मिलेंगे आपको। जहाँ तक मेरा मानना है कि इससे अलग नहीं जाएंगे। यदि आपके यूपीटेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम में यदि इस तरह के प्रश्न पूछे गए परिवार एवं मित्र से, तो यहाँ से अलग नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी समझाई जाएगी, कुछ जो प्रश्न समझाने लायक होंगे उन प्रश्नों को समझाया भी जाएगा। तो यहाँ पर अंत तक बने रहिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अध्याय वाइज प्रश्न मिलने वाले हैं आगे की वीडियो में। तो यहाँ पर इस वीडियो का लाभ लीजिए और अंत में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो वीडियो आज का है वो आपको कैसा लगा और आज के जो 68 प्रश्न है उसमें आपको कितने नंबर आए। आप यहाँ पर आपका आकलन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 68 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं परिवार एवं मित्र की, उसके बाद हम आगे प्रश्न लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की। परिवार होता क्या है? लोगों के समूह और उनका घर में एक साथ मिलकर रहने को हम परिवार कहते हैं, या फिर सामान्यतः परिवार विवाहित व्यक्तियों जैसे कि माता पिता एवं बच्चों का परस्पर समूह होता है जो रक्त संबंधित होता है, जैसे कि भाई बहन, चाचा चाची, बुआ, मौसी, नाना नानी, मामा इत्यादि। ये सभी परिवार के अंतर्गत आते हैं। ये सभी लोगों का समूह होता है जो कि परिवार होता है और इनके कई प्रकार होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिवार को और अच्छे से समझ लेते हैं। जो परिवार शब्द होता है वो अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि आप सभी को पता है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमुलस नामक शब्द से हुई। यदि पूछ ली जाए कि फैमिली शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेमुलस नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नौकर। फेमुलस नामक जो शब्द है इसका अर्थ होता है नौकर। और इसका यदि हम विस्तृत रूप जाने, यदि परिवार से जोड़कर हम यदि इसका विस्तृत रूप जाने, तो इसका विस्तृत अर्थ होता है परिवार समाज की ऐसी इकाई जिसमें माता पिता, उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य सम्मिलित रहते हैं और जो उत्तरदायित्व तथा स्नेह की भावना से परस्पर बंधे रहते हैं। ये फेमुलस का विस्तृत रूप है या फिर उसका अर्थ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों परिभाषा के बारे में। यहाँ पर परिभाषा वही रखी गई जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर और भी परिभाषाएं थी, उनको नहीं लिया गया है। सिर्फ रेमंड के अनुसार, मैकाइवर व पेज के अनुसार, क्लेयर के अनुसार और डाकरमैन के अनुसार ही आपको परिभाषा बताई जाएंगी। ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं, इनको ही आपको याद रखना है। रेमंड के अनुसार, 2 बच्चे भले ही विद्यालय में पढ़ते हो, समान रूप से शिक्षकों से प्रभावित होते हो, समान अध्ययन करते हो, फिर भी अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण, व्यवहार और नैतिकता में अपने घरों के कारण जहाँ से वे आते हैं पूर्णतः भिन्न होते हैं। ये किसके परिभाषा है? ये रेमंड के अनुसार है। यहाँ पर याद रखिएगा। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होते हैं और इनके साथ इतनी देर तक रहे जिसमें इस संतान उत्पन्न हो एवं उसका पालन पोषण हो। ये किसके अनुसार है? ये मैकाइवर एवं पेज के अनुसार है। क्लेयर के अनुसार परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चे के संबंधों की व्यवस्था से है। ये क्लेयर के अनुसार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंध की व्यवस्था से है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा क्लेयर ने दी है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। डाकरमैन के अनुसार परिवार वह समूह है जिसमें पुरुष गृहपति होता है, उसकी स्त्री या स्त्रियों और उनके बच्चों को मिलाकर बनता है और इसमें कभी कभी एक या अधिक अविवाहित पुरुष भी होते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? डाकरमैन के अनुसार दी गई है। आकार के आधार पर मनुष्यों के परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एकल परिवार होता है, दूसरा संयुक्त परिवार होता है। और भी अन्य प्रकार के होते हैं परिवार, पर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो एकल परिवार और संयुक्त परिवार में से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। एकल परिवार, इस तरह के परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं और यह परिवार छोटा परिवार होता है। जो एकल परिवार होता है इसमें माँ बाप और उनके साथ जो अविवाहित बच्चे होते हैं वो होते हैं और एक ये छोटा सा परिवार होता है एकल परिवार, जो कि अभी प्रचलित में है। अभी जो प्रचलन में चल रहा है वो एकल परिवार ही चल रहा है। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार क्या होता है?
इस तरह के परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, ताऊ ताई, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या फिर नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। पारिवारिक वृक्ष को हम कैसे दर्शाते हैं इसको भी आप जान लीजिए। देखिए, पारिवारिक वृक्ष में एकल परिवार में क्या होते हैं, माँ बाप होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बच्चा होता है और छोटा बच्चा होता है। संयुक्त परिवार की बात करें तो इसमें जो सबसे बुजुर्ग होते हैं दादा दादी, जिनके ताऊ ताई उनके बच्चे, माँ बाप उनके बच्चे, चाचा चाची उनके बच्चे, बुआ, और यहाँ पर नाना नानी में बात करें तो नाना नानी उनके बच्चे, माँ बाप और उनके बच्चे, और मौसी, ये संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्नों की। यहाँ पर पहला प्रश्न है, माता के पास सत्ता वाला परिवार है। मातृ सत्तात्मक परिवार होता है, पितृ सत्तात्मक, पितृवंशी या फिर पितृ स्थानीय। तो यहाँ पर माता के पास सत्ता वाला जो परिवार होता है वो मातृ सत्तात्मक या फिर मातृमूलक परिवार होता है। मातृ सत्तात्मक या फिर मातृमूलक परिवार क्या होता है? मातृमूलक परिवार में माता परिवार की प्रधान होती है और उसके नियंत्रण में शेष सदस्य रहते हैं, और इस प्रकार के परिवार में पिता की अपेक्षा माता का अधिक महत्व होता है। वंश का नाम भी पत्नी अर्थात स्त्री के नाम से चलता है। मातृमूलक परिवारों का चलन अब बहुत कम हो गया है। अब की हम बात करें तो भारत में मालाबार और असम में ही मातृमूलक परिवार पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भारत में मालाबार और असम में ही मातृमूलक परिवार पाए जाते हैं, और ये परिवार मातृ स्थानीय भी होते हैं, अर्थात विवाह के पश्चात लड़का लड़की वाले के घर में रहने लगते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। माता के पास सत्ता वाला परिवार कौन सा होता है? मातृ सत्तात्मक। अगला प्रश्न है, वहाँ परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। जिस परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एकांकी परिवार, संयुक्त, विस्तृत या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसे एकांकी या फिर एकल परिवार कहते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प है हमारा सही रहेगा। रीढ़ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है रीढ़ के अनुसार वो कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। सामाजिक सुरक्षा, वंशवृद्धि, सामाजिकरण या फिर यौन इच्छा की पूर्ति। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा रीढ़ के अनुसार परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। वंशवृद्धि, सामाजिकरण और यौन इच्छा की पूर्ति ये रीढ़ के अनुसार परिवार का मुख्य कार्य है। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा रीढ़ के अनुसार परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। पहला वाला विकल्प सही रहेगा। आर्गवन एवं निम्नकाफ के अनुसार कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है? यहाँ पर अब आपको बताना है आर्गवन एवं निम्नकाफ के अनुसार वो कौन सा परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। क्रीड़ा प्रशिक्षण, स्नेह व प्रेम, आर्थिक कार्य या फिर रक्षा संबंधित कार्य। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा क्रीड़ा प्रशिक्षण। ये आर्गवन एवं निम्नकाफ के अनुसार परिवार का मुख्य कार्य नहीं है। स्नेह व प्रेम, आर्थिक कार्य और रक्षा संबंधित कार्य तीनों ही आर्गवन एवं निम्नकाफ के अनुसार परिवार के मुख्य कार्य। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किंग्सले डेविस ने किस पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है? धर्म का पालन, प्रजनन, स्थान निर्धारण या फिर सामाजिकरण। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है किंग्सले डेविस ने धर्म का पालन पारिवारिक कार्य पर बल नहीं दिया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक किसने दिया? टाइलर ने, फ्रेजर ने, स्पेंसर ने या फिर मार्गन ने। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है परिवार की उत्पत्ति के उद्विकासी सिद्धांत का समर्थक फ्रेजर द्वारा दिया गया। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है होता है? दायभाग होता है, मिताक्षरा होता है, सपिंड होता है या फिर सगोत्र होता है? तो वहाँ मिताक्षरा होता है। उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है वहाँ मिताक्षरा होता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है? सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर सही आंसर है लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? यहाँ पर आपको बताना जो शारदा एक्ट है इसका संबंध किससे है? बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से है या फिर अनिवार्य शिक्षा से है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है शारदा एक्ट का संबंध है ये बाल विवाह से है। बच्चों की शादियों को रोकने के लिए
1928 में शारदा एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1928 में, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था और कब लागू किया गया था इसको। तो ये भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम वर्ष 2006 में पारित हुआ था और 2007 में लागू हुआ था। तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है, इसे 1928 में बनाया गया था बच्चों की शादियों को रोकने के लिए। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक है, यहाँ पर आपको बताना है मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ज्ञानेश्वर मिताक्षरा नियम के प्रवर्तक है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। परिवार की उत्पत्ति के एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है दोस्तों? एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक परिवार की उत्पत्ति के लिए मॉर्गन, स्पेंसर, दुकिम या फिर टाइलर। तो यहाँ पर स्पेंसर एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? कमेनियस ने, मॉन्टेसरी ने, फ्रोबेल ने या फिर रेमांड ने। तो यहाँ पर मॉन्टेसरी ने कहा है विद्यालय को बचपन का घर। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय ये यहाँ किसने कहा? पेस्टालोजी, मेजिनी, बोगार्डस या फिर काम्टे। यहाँ पर आपको बताना है परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय ही यहाँ किसने कहा? तो यहाँ कहा था पेस्टालोजी ने। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार का था परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप। संयुक्त परिवार, विघटित परिवार, विस्तृत परिवार या फिर सामान्य परिवार। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप संयुक्त परिवार का था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज मानव विवाह का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों मानव विवाह का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक वेस्टन मार्क है, किम्बल यंग है, ऑस्कर लेविस है या फिर किंग्सले डेविस है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है हिस्टोरी ऑफ ह्यूमन मैरिज मानव विवाह का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक वेस्टन मार्क है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसके बारे में दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति, यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है चार विकल्पों में से। परिवार एक संस्था है, परिवार एक समिति है, परिवार एक समुदाय है या फिर परिवार ना तो समिति है और ना ही संस्था है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है परिवार एक समिति है। परिवार ना तो संस्था है और ना ही समुदाय है, परिवार एक समिति है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रीय परिवार कहते हैं, जन्म का परिवार कहते हैं, जनता का परिवार कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे जन्म का परिवार कहते हैं। साधारण सा प्रश्न था, बी वाला विकल्प सही रहेगा। परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है कौन है? परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक तो वो है वेस्टन मार्क और लुइस मॉर्गन। ये परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार बहुपति परिवार, बहुपत्नी परिवार, सामूहिक परिवार या फिर नवस्थानीय परिवार। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वहाँ परिवार बहुपति परिवार कहलाता है। जो यहाँ प्रथा है दोस्तों, इसका प्रचलन स्त्रियों की कमी के कारण हुआ है और इस प्रकार के परिवारों में अनेक पुरुषों के मध्य एक स्त्री रहती है। और हमारे भारत देश में ये टोंडा और खस जनजातियों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। जो चक्राता है दोस्तों, ये चक्राता में निवास करने वाली खस जनजाति में सभी भाइयों की एक ही पत्नी होती है। चक्राता के निवासी में करने वाले जो खस जनजाति होती है उसकी बात हो रही है। वहाँ पर क्या होता है कि जो भाई होते हैं जितने भी, उनकी एक ही पत्नी होती है खस जनजाति में। कहाँ पर? चक्राता में जो निवास करते हैं। टोंडा और खस जनजाति की यहाँ पर बात हो रही है, उसमें बहुपति परिवार पाए जाते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा।
अगला प्रश्न है, मात्र सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह, संपूर्ण विश्व में, भारत में, असम की खासी और गारो जनजातियों में, या फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश में? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, जो मात्र सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं इसके बारे में बता चुका हूँ, ये भारत में असम की खासी और गारो जनजातियों में पाए जाते हैं मात्र सत्तात्मक परिवार। इसमें माता का प्रचलन होता है, जिसको हम मातृमूलक परिवार भी कहते हैं, इसके बारे में बता चुका हूँ। माता परिवार की प्रधान होती है इसमें, और उनके नियंत्रण में 6 सदस्य रहते हैं, और इस प्रकार के परिवार में पिता की अपेक्षा माता का अधिक महत्व होता है, और वंश का नाम भी पत्नी अर्थात स्त्री के नाम से चलता है। मातृमूलक या फिर मात्र सत्तात्मक परिवारों का चलन अब बहुत कम है। भारत में मालाबार और असम में भी मातृमूलक परिवार पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने चर्चा की। भारत में असम की खासी और गारो जनजातियों में मात्र सत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करें तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। यहाँ कथन किसका है? जो कथन है ये किसका है? सुकरात का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है, या फिर पेस्टालोजी का है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, यहाँ कथन जो है दोस्तों ये प्लेटो का है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है। यहाँ कथन किस दार्शनिक का है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो है कथन है किस दार्शनिक का है? केजी सईदेन का है, हुमायूं कबीर का है, मेजिनी का है, या फिर जेम्स का है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, जो कथन है ये मेजिनी का है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस विद्वान ने सिद्धांत प्रतिपादित किया है? दुर्खिम ने, हाब्स ने, लॉक ने, या फिर रूसो ने? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है, सामूहिक प्रतिनिधान या चेतना के आधार पर व्यक्ति और समाज के बारे में दुर्खिम ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यहाँ पर दुर्खिम लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। कौन सा सिद्धांत व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा सिद्धांत है जो व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, या फिर सामूहिक मन का सिद्धांत? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मार्क्सवादी सिद्धांत। ये व्यक्ति और समाज से संबंधित नहीं है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है? धर्म, प्रथा, परिवार, या फिर शिक्षा? तो यहाँ पर सामाजीकरण में शिक्षा है दोस्तों, ये साधन औपचारिक है सामाजीकरण के साधनों में। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में से महत्वपूर्ण क्या है? क्या है दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में से महत्वपूर्ण? निकटता, भ्रातृत्व, पारस्परिक जागरूकता, या फिर स्थायी संबंध? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में जो महत्वपूर्ण है वो पारस्परिक जागरूकता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। सामाजिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है? टेप्ट ने, दुर्खिम ने, मैक्स ने, या फिर आर्गबन ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, सामाजिक प्रतिनिधान की जो अवधारणा दी है वो ई दुर्खिम द्वारा दी गई है। यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। परिवार के कितने प्रकार होते हैं? मैंने आपको पहले बताया है परिवार के कितने प्रकार होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं परिवार। तो ये जरूर मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही इसके बारे में बता दिया है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं एकल परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार, व्यापक परिवार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसके बारे में बता चुका हूँ, पर यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा। और जो 29वां प्रश्न मैंने आपको बताया हो इसी प्रश्न में उसका आंसर छुपा हुआ है, तो आप यहाँ से भी उसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्रमशः क्या है? क्या है भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु? 21 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 21 वर्ष, 18 वर्ष व 18 वर्ष, या फिर 18 वर्ष व 16 वर्ष? तो यहाँ पर जो लड़के की आयु होगी दोस्तों वो 21 वर्ष रहेगी और लड़कियों की आयु 18 वर्ष रहेगी। विवाह योग्य न्यूनतम आयु, यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। यह तो आपको सभी को पता होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है,
कक्षा थर्ड में छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बात में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं, या फिर परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही है या नहीं, ये आपको बताना है। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अन्य टेट एग्जाम में भी इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं इसका सही आंसर बताऊंगा और आगे भी इस तरह का प्रश्न आएगा, वहाँ पर इसका आंसर नहीं बताऊंगा, उसका आंसर आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। तो अच्छे से सुनिएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं होता। परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, इसलिए यह कथन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किसने समाज को एक सामयिक माना है? यहाँ पर आपको बताना है किसने समाज को एक सामयिक माना है। मैकाइवर एवं पेज ने, चार्ल्स कूले ने, किंग्सले डेविस ने, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को एक सामयिक माना है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। इसी प्रकार का दोस्तों एक और प्रश्न है जो इस प्रकार का दिया हुआ है, समाज एक सामयिक है, समाज के विषय में यह विचार किस विद्वान के हैं? तो अभी बताया मैंने ये किस विद्वान के हैं, हर्बर्ट स्पेंसर के हैं। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? ये किसने कहा? बाटोमोर ने, प्लेटो ने, पेरेटो ने, या फिर अरस्तू ने? यहाँ पर आपको बताना है ये किसने कहा कि मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। तो ये अरस्तू ने कहा कि मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। बच्चों के लिए खेल एक अर्जित मनोरंजक कार्य है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है, एक अनावश्यक प्रवृत्ति है, या फिर समय को व्यर्थ गंवाने की प्रक्रिया है? तो बच्चों के लिए जो खेल है दोस्तों वो एक जन्मजात प्रवृत्ति है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। परिवार की इकाई होता है पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति, या फिर भाई बहन? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो परिवार की इकाई होता है वो प्रत्येक व्यक्ति होता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। और सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? पिता को, दादा दादी को, माता को, या फिर शिक्षकों को? तो यहाँ पर बच्चों का जो प्रथम गुरु माना जाता है वो माता को माना जाता है। सरल सा प्रश्न था, सी वाला विकल्प सही रहेगा। आदर्श परिवार किसे माना जाता है? यहाँ पर आपको बताना है जो आदर्श परिवार है वो किसे माना जाता है? संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को, दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आदर्श परिवार छोटे परिवार को माना जाता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल है वृद्ध, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति, या फिर ये सभी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में ये सभी शामिल है, वृद्ध, बच्चे और अस्वस्थ व्यक्ति, ये तीनों ही शामिल होते हैं। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, या फिर ये सभी? तो यहाँ पर जो सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है वो बाल विवाह, दहेज और बाल श्रम, ये तीनों ही सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। यहाँ पर सही आंसर होगा ये सभी। परिवार के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया है। यहाँ पर आपको बताना है जब परिवार टूटता है तो उसके फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में आपको बताना है। बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना, बच्चों का कुंठित होना, या फिर ये सभी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली जो प्रतिक्रिया है वो बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना और बच्चों का कुंठित होना, ये तीनों ही परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ये सभी, डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है,
एकल परिवार से तात्पर्य 4 विकल्पों में से आपको बताना है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? यहाँ वर्ष 1950 के बाद बना परिवार है। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं। संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी होती है, या फिर केवल पति पत्नी होती है। तो यहाँ पर एकल परिवार से तात्पर्य है कि जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सामाजिकरण है। शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या फिर शिक्षकों का अनुसरण करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ये प्राथमिक सामाजिकरण है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक और बार दोस्तों वही प्रश्न आया है, पर यहाँ पर थोड़ा सा भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। तो कानूनी आयु भी वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। 18 वर्ष लड़की की आयु होती है और 21 वर्ष लड़के की आयु होती है, विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बी वाला। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? मैंने थोड़ी देर पहले ही दोस्तों इसके बारे में बताया था। ये कब पारित किया गया था? 2006 में, याद रखिएगा। यदि पूछ लिया जाता है भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम वर्ष पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 2006 में पारित किया गया था। इसको लागू कब किया गया था? तो इसको लागू 2007 में किया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर बता देता हूँ। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में। और यहाँ पर पूछ ली जाए किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2007 में ये लागू हुआ था। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। दोनों 2006 और 2007 एक साथ नहीं देंगे, अलग अलग देंगे, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी विशेषता है जो परिवार की नहीं है। 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये विशेषता परिवार की नहीं है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? आप सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है परिवार से। याद रखिएगा, परिवार से बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी लैंड स्टीनर ने। याद रखिएगा, लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम की थी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न के बारे में पहले बता चुका हूं। यहाँ पर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यहाँ कथन सही है या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर बताया था और यह भी बताया था कि इसका इस तरह का प्रश्न एक और आने वाला है जिसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? वहाँ जिस समाज में रहता है, वहाँ जिस घर में रहता है, वहाँ जिस परिवार में रहता है, या फिर वहाँ जिन साधनों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है बालकों को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वहाँ जिस परिवार में रहता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य कौन सा आधारभूत तथ्य है? परिवार की परिकल्पना के पीछे मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, या फिर उत्तरदायित्वों के निर्वाह की भावना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा परिवार की परिकल्पना के पीछे जो आधारभूत तथ्य है वो मानव का सामाजिक प्राणी होना, ये आधारभूत तथ्य है परिवार की परिकल्पना के पीछे। यहाँ पर ए वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। लैंगिक विभेद क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। लैंगिक विभेद क्या होता है? समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिकता की भावना, समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, या फिर समाज में किसी जाति विशेष का बहिष्कार। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा समाज में लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, ये लैंगिक विभेद के अंतर्गत आता है। प्रत्येक परिवार के घर के नियम अलग अलग होते हैं। कुछ परिवार दूसरे परिवार के लोगों को अपने से नीचा मानते हैं और कुछ परिवार के सदस्य दूसरे परिवार के यहाँ पानी तक नहीं पीते हैं। यही ऊंच नीच की भावना होती है। और कुछ परिवारों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। जो छूट लड़कों को मिलती है वहाँ लड़कियों को नहीं मिलती। यही लैंगिक विभेद है। ऊंच नीच की भावना और लैंगिक विभेद किसी भी समाज को सफल नहीं बनाते हैं। और अगर
समाज को विकसित करना है तो ये भावनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए, और यही लैंगिक विभेद है और इससे हमें बचना है और इस तरह की भावना हमें पैदा नहीं करना है हमारे जीवन में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सी विशेषता है जो परिवार की नहीं है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, या फिर सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व करते हो। तो यदि आपने ध्यान दिया होगा तो दोस्तों यह प्रश्न मैं पहले बता चुका हूँ और एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये विशेषता परिवार की नहीं है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा। प्राथमिक समाजीकरण है, यहाँ पर फिर एक और बार प्रश्न आया है प्राथमिक समाजीकरण का। यहाँ पर आपको बताना है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों को सीखना। देखिए ये जो रिपीट प्रश्न हो रहे हैं दोस्तों, ये किसी ना किसी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं और जो मेरे को प्रश्न लगा कि आपको बताना चाहिए वही प्रश्न आपको रिपीट हो रहा है बार बार, और वहीं जैसे ही वो प्रश्न रिपीट हो रहा है तो वो आपको याद भी हो रहा है। तो यहाँ पर यदि आपने ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों को सिखाना, और यही प्राथमिक समाजीकरण है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। इस प्रश्न पर भी हमने चर्चा की थी, ये परिवार से होता है। पहला वाला जो विकल्प है वो सही रहेगा। पारिवारिक वृक्ष है, इसके बारे में दोस्तों मैं बता चुका हूँ। पारिवारिक वृक्ष क्या है, किसी देश की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी राज्य की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी जिले की जनसंख्या को दर्शाता है, या फिर किसी परिवार के सदस्यों को दर्शाता है। तो पारिवारिक वृक्ष किसी परिवार के सदस्यों को दर्शाता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण क्या। कार्यभार का बढ़ जाना, कार्यों को कुशलतापूर्वक करना, कार्यों का व्यवस्थित स्वरूप, या फिर कर्तव्यों की अपेक्षा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कार्यभार का बढ़ जाना। ये संयुक्त परिवार में कार्यभार कम होने का कारण है, क्योंकि जो संयुक्त परिवार होता है वो बड़ा परिवार होता है, इसमें ज़्यादा सदस्य होते हैं एकल परिवार की अपेक्षा। इसलिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण क्या है। जनसंख्या, महंगाई, कलह की भावना, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का कारण है वो जनसंख्या, महंगाई और कलह की भावना, ये तीनों ही कारण हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ये सभी। किस परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक बार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से, या फिर किसी से भी। तो यहाँ पर मैंने बताया था किसी परिवार को किससे दर्शाया जाता है, पारिवारिक वृक्ष से। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य, यदि आपने वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो इस प्रश्न का भी जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। यहाँ पर इसका सही आंसर है मानव का सामाजिक प्राणी होना, ये परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वहाँ क्या है, बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है। बालक, यहाँ पर बालक लिखा हुआ है, बालक सामाजिक प्रत्याशों के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह क्या है। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा बालक सामाजिक प्रत्याशों के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प सही रहेगा। यहाँ पर जालक नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर बालक लिखा हुआ, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती, आश्रित व्यक्तियों में शामिल है। यह प्रश्न भी मैं बता चुका हूं, उसमें वृद्ध, बच्चे और अस्वस्थ व्यक्ति, अस्वस्थ नहीं है, यहाँ पर अस्वस्थ लिखा हुआ है, अस्वस्थ व्यक्ति, ये तीनों ही संयुक्त परिवार में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती, आश्रित व्यक्तियों में शामिल है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प सही रहेगा, ये सभी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। एक कथन है जो कि सत्य है, उसको आपको पहचानना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। यहाँ पर माँ लिखा हुआ है, माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं, ये कथन सत्य है। सेकंड वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवारों में परिलक्षित होता है, एकल, संयुक्त, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है जो समरक्त संबंध का उदाहरण है वो दोनों प्रकार के परिवारों में परिलक्षित होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा।
अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है। यदि वह उसकी सहायता करता है तो ये क्या है? प्रदर्शन में आता है, उचित अनुचित में आता है, सुख दुख में आता है या फिर इन सभी में आता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है। यदि वह उसकी सहायता करता है तो ये प्रदर्शन में, उचित अनुचित में और सुख दुख में आता है। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा इन सभी में आता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा और छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से होगा। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो यहीं पर दोस्तों जो हमारे 68 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। कुछ प्रश्न रिपीट हुए क्योंकि उन प्रश्नों को ज़्यादा पूछा गया था, इसलिए उनको रिपीट किया गया ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो 68 प्रश्न थे वो आपको कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।